नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन सहित अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। बांग्लादेश के मुद्दे पर इस प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने अन्य सामाजिक संगठनों से भी साथ में आने की अपील की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। इसके अलावा बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे। बांग्लादेश को जीवन दान हमने दिया है और हम ही पे वो गिर रहा है, ये भारत सहन नहीं करेगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरे देश में जनाक्रोश रैलियां चल रही हैं। आज हल्द्वानी में भी जनाक्रोश रैली हुई है। ये जनसैलाब ये कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और हम कहेंगे कि एकदम प्रयास करें और उनको बंद करें। ये हल्द्वानी के अलावा और कहीं भी निकलेगा या सब जगह दिख रहा है? कल उधम सिंह नगर में था, परसों सभी जगह स्थान स्थान पर ये गुस्सा है। ये आक्रोश आज दिखाई दे रहा है, किंतु ये आज का नहीं है। ये तब का है 1526 से, जब से आक्रांताओं ने हिंदुत्व का विनाश करना सुनिश्चित किया था। जिस देश में गए उस देश की सभ्यता को नष्ट कर दिया था। भारत में भी आए और भारत की सभ्यताएं भी इस प्रकार नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया। हम नहीं चाहते कि भारत में कोई नया पाकिस्तान बने, भारत में कोई नया बांग्लादेश बने। इतने के लिए हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार का दायित्व है कि पूरे विश्व भर में कहीं पर भी हिंदू उत्पीड़न हो, हिंदू भारत का नागरिक है, क्योंकि एकमात्र राष्ट्र भारत ही है जो हिंदुओं का राष्ट्र है। तो पूरे विश्व का हिंदू हमारा हिंदू है, हमारा भाई है। तो उसके लिए सरकार को आगे आना ही पड़ेगा, जिस प्रकार इजराइल अपने नागरिकों के लिए आगे आता है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर दुराचार, अत्याचार, उनकी जमीनों को, जायदादों को लूटा खसोटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। आज पूरा हिंदू समाज उदलित है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और माननीय कमिश्नर जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार इसमें तुरंत कठोर से कठोर निर्णय है और जो हमारे भाई वहाँ पर अल्पसंख्यक भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको तुरंत राहत देने का कार्य करें। देखिए, पूरे देश के अंदर इस बार जो है कि लोगों के अंदर बड़ा एक सनातन धर्म के लोगों के अंदर बड़ा उबाल है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज जो है सनातन धर्म जो है कि अपना इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर भी, हल्द्वानी के अंदर आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और सरकार को चेताने आए हैं, बांग्लादेश की सरकार को, कि हिंदुओं पर जो है कि अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम सबका मूल मंत्र ये, जो केंद्र में सरकार भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन जिस प्रकार से एक अलग लोग हैं जो जिस प्रकार का वातावरण, एक माहौल खराब कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विरोध उन लोगों के विरोध में। पूरा हिंदू जब तक संगठित नहीं होगा तो यही हाल होगा। आज हम देखें, हमारे 7 इससे पहले कट चुके हैं। जो परिस्थिति, जो डेमोग्राफी आज हिंदुस्तान में बनी, उसका भी वही हाल है। आज हमारे पूरे देश में अगर हिंदू को कहीं अत्याचार होता है, भारत की ओर देखता है। भारत का ये संकल्प है, भारत के जो है ड्यूटी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाए और जो यहाँ बांग्लादेश में घुसपैठी रहने चाहिए उनको वहाँ वापस भगाए। कुर्सियों के बीच में स्थान जिन्होंने बनाया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देहरादून में उद्योग व्यापार मंडल की ओर से विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली में विभिन्न संगठनों और युवाओं ने भी प्रतिभाग कर अपना आक्रोश प्रकट किया है। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखी है। साथ ही आक्रोशित लोगों ने झंडों के साथ नारे लगाकर एकजुटता का संदेश दिया और हिंदू उत्पीड़न का अपना आक्रोश, उसके विरोध प्रकट किया है। इस दौरान दून उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मेसन ने कहा कि हम आक्रोश रैली के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। देखिए, आज आपने अपने माध्यम से अपने कैमरों से खुद ही कैद कर लिया किस प्रकार से आक्रोश था लोगों के अंदर। और बाजार भी हमारी एक कॉल पर 2 घंटे के लिए आज बंद रहे और बंद करके वो सब लोग, व्यापारी वर्ग जितना भी था हमारे साथ आक्रोश रैली में था। और ये आक्रोश रैली का खाली ये नहीं है कि आक्रोश रैली का ये था सबसे बड़ा जो हमारा करने का आज
मतलब था कि जो अल्पसंख्यक के ऊपर बांग्लादेश में इस प्रकार की कायरतापूर्ण अभद्र तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है व्यापारियों के साथ, और वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरीके से बर्बरता तरीके से मारा जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ये भूल जाए कि हिंदू कायर है या कमजोर है। हम मानवता का सम्मान करते हैं और मानव कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। अगर हमें धर्म युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया तो तुम्हारे 57 देश खतरे में पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर हमने शस्त्र छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं, जिस दिन हमने अपना शस्त्र उठाया तुम्हारे 57 देश खत्म हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। और भारत के अंदर अगर लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाओं को विराम नहीं दिया गया और समाप्त नहीं किया गया तो भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे इस्लामिक जिहादियों को, ये सभी ध्यान कर ले। जिला प्रशासन अतिक्रमण की शिकायत पर अब आईटीआई धान मिल रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर आज सड़क के दोनों तरफ नफाई करवाते हुए 15 दिन के भीतर अतिक्रमण खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिलाधिकारी के भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिस पर टीम ने लगभग 20 दुकानों को चिन्हित कर अगले 15 दिनों में खुद अतिक्रमण तोड़ने पर निर्देश दिया है, नहीं तो बलपूर्वक तोड़ने की बात कही है। देखिए, एक पुरानी आईटीआई के पास जो धान मिल रोड है उसमें सड़क के किनारे पे अतिक्रमण किया गया है और इस अतिक्रमण को आज चिन्हित किया गया पीडब्ल्यूडी के साथ संयुक्त सर्वे करने के उपरांत, और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन सभी को 15 दिन का समय दिया गया है और यह कहा गया है कि आप स्वयं यहाँ से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा आपके अतिक्रमण को विभाग द्वारा हटवा दिया जाएगा। देहरादून से है, जहां अलकनंदा एन्क्लेव में देर रात ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी से रिटायर इंजीनियर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग जीएमएस रोड पर स्थित अलकनंदा एन्क्लेव में अकेले रहते थे और करीब 75 साल कि अशोक की 2 बेटियां हैं, इनमें से एक चेन्नई जबकि दूसरी गुरुग्राम में रहती है। देखिए, कल शाम जो है थाना बसंत विहार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक को जो है उनके घर में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू मार दिया गया है। तो इस सूचना पर तत्काल बसंत विहार की पुलिस मौके पर पहुंची थी और ये अलकनंदा एन्क्लेव में एक बुजुर्ग हैं अशोक कुमार गर्ग, तो उनके घर पर जब पुलिस पहुंची तो उनको पीछे उनका जो बाथरूम था वहां उनको लहूलुहान हालत में पाया। उसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा उनको महेंद्र प्रदेश अस्पताल भिजवाया गया था, जहां तकरीबन उनको प्राइमरी इलाज दिया गया, लेकिन तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जो है उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा और बाकी हमारी एसओजी टीम के द्वारा फील्ड उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां से जो साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही पांडव नृत्य में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने पौराणिक परंपरा पांडव नृत्य को संजोने और उसके व्यापक प्रचार प्रसार की भी बात कही। इसको लेकर सांस्कृतिक राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि पांडव नृत्य पौराणिक होने के साथ ही अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर भी है। इससे न सिर्फ सांस्कृतिक और बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। उन्होंने कहा कि इसी के लिए इस पौराणिक परंपरा को बचाने के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। ठीक है, तुम करो। देखिए, हमारी जो प्राचीन विधा है और पांडव यहाँ पे क्योंकि केदारनाथ में इस घाटी में रहे और उनके द्वारा ये जो मंचन किया जाता है, हमारे प्राचीन संस्कृति जो है उसका जो एक मैं कहूंगी जीवंत स्वरूप अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो पूरे उत्तराखंड की केदार घाटी में अधिकतर मिलता है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस विधा को कल स्वयं वहां पर जाकर देखा और जिस प्रकार से, क्योंकि पांडव नृत्य जो है एक भावनात्मक एक पहलू भी रहता है, उसमें सारे जितने भी हमारे जो कलाकार हैं वो उसे आपको एकदम नजर आएगा कि वो उसी रूप में, और वही उनकी जो विधा है जो पांडव नृत्य की, वही पूरा महाभारत कालखंड का वही नृत्य आपको बिल्कुल दिखाई देगा। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 12 से 15 फरवरी तक चलेगा। आयोजन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के प्रोग्राम गाइड का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि अब तक इस आयुर्वेदा कांग्रेस के 9 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले संस्करण की मेजबानी करने का अवसर गोवा को मिला था, तो वहीं अब 10वां संस्करण करने का मौका देहरादून को मिल रहा है। इस विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तराखंड को आयुष के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना ही राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस के जरिए उत्तराखंड की औषधीय वनस्पतियों के कृषकों और इन वनस्पतियों के जरिए औषधि और अन्य सामग्री बनाकर व्यवसायीकरण करने वाले लोगों को एक ही मंच पर लाने का प्रयास है। सीएम ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की मेजबानी देने के लिए केंद्र का धन्यवाद किया है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य आज इस कर्टन रेजर के कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने पहले अभी मुख्य सचिव महोदय ने बोला कि ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है। और एक तरह से अगर किसी भूमि ने आयुष को पैदा किया है, जन्म दिया है, तो वो भूमि हमारी ही ये देवभूमि है। और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा आपस में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के इस और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में भी ठंड लौट आई है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश एक्टिव मोड पर आ गया है। बता दें कि वर्तमान में नगर निगम के पास 2 रैन बसेरे और 12 प्रतीक्षालयों की व्यवस्था है, जिसमें उनके रखरखाव से लेकर शीतकाल को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र के ऐसे चिन्हित स्थान जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, वहां निगम की टीम अलाव और कंबल वितरण में जुटी है। नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने बताया कि शीतलहर को लेकर नगर निगम मुस्तैद है और आने जाने वाली व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। नगर निगम ऋषिकेश में हमने जो इस तरीके से अब शीतकाल आ रहा है उसको लेकर के कुछ तैयारियां की हैं। हमारे 2 रैन बसेरे हैं जो कि पूरे वर्ष भर चलते हैं और उनमें 10-10 बेड की व्यवस्था है। एक 10 बेड पुरुष वाले में है, 10 बेड महिलाओं के लिए। उसके अलावा हमारे जो है 12 जो कमरे जो है यात्री प्रतीक्षालय है ISBT में, काफी बड़े कमरे हैं, हॉल के रूप में हैं। उनको भी हम जरूरत के हिसाब से यात्रियों के लिए और जो रैन बसेरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वहां भी हमने बिस्तर और सभी चीज की हीटर, लाइट, बल्ब, ये सब की व्यवस्था कर दी है। बगल में शौचालय है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रदेश में बीजेपी सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐसे कार्य कर रही है जिससे सरकार अपनी पहचान कायम कर रही है। साथ ही पलायन को रोकने का प्रयास भी जारी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि रोजगार के अवसर देकर और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए सरकार ने कई बहुआयामी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें खासतौर पर होम स्टे के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे पहाड़ों से पलायन रोका जा सके। वहीं खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बेहतर काम किए हैं। इससे आज पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधरा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं रहे हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। देखिए, जब से धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए, उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है, वो सराहनीय कदम है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्लग के मोहान में जंगल सफारी शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब यहां जंगल सफारी के औपचारिक तौर से शुरुआत कर दी गई है। पर्यटन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटकों को नए जंगल सफारी में जाने पर बाघ दीदार भी हो रहे हैं, जिससे पर्यटक काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों हर दिन 5 से 7 सफारी यहां रोजाना कराई जा रही है। पर्यटकों की रुचि को ध्यान में रखकर करीब 16 किलोमीटर का रूट बनाया गया। इससे पर्यटकों को कई प्रकार के जंगली जानवरों, पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य को नजदीक से निहारने का मौका मिलेगा। वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा शरण ने कहा कि मोहान गेट से सफारी का औपचारिक तौर पर संचालन शुरू कर दिया गया है, हालांकि अभी इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं बचाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं।
साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। देखिए और आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में काशीपुर में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और उद्यमियों के साथ मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस में भू कानून को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान भू कानून पर किसानों और उद्यमियों से सुझाव मांगे गए। इस दौरान किसान नेता टीका सिंह सैनी ने कहा कि भू कानून से पहले सरकार को 250 मीटर भूमि खरीदने की जगह 500 मीटर भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया जाएगा। इसके साथ ही बाहरी लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके। वहीं किसान नेता कुलदीप सिंह चीमा ने भी कहा कि सरकार भू कानून को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करे, अन्यथा किसान आंदोलन करने को बाध्य होगा। भू कानून की बात कई महीने से चल रही है। ये मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ गलत बात चल रही है और ये सारी जनता प्रदेश की समझ चुकी है कि इसमें कुछ बड़ा संशोधन ऐसा करने वाले हैं कि जो भूमि से संबंधित मुख्य रूप से किसान है, तो किसान बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। ये संशय लोगों के अंदर है कि ये अधिकांश लोग ये कहने लगे हैं कि ये शायद सीलिंग लिमिट घटाना चाहते हैं। सीलिंग लिमिट जो 12.5 एकड़ जमीन की खेती करता है किसान, आज वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि मशीन का युग है। आज हल बैल वाला तो रहा नहीं। आज बड़े जो किसान हैं वही कुछ सरवाइव कर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं वो तो बेचारे बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए हैं। यहाँ के पहले तो ये था कि जो इन्होंने भू देश से कोई कानून बनाना था, उसके लिए वे अपनी आउटलाइंस हम देते कि हमें ये करना चाहिए, इसमें हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रचार 1-1.5-2 महीने से बहुत हो रहा है कि यहाँ सरकार जो है ये अपनी जमीन की जो लिमिट है 12.5 एकड़ थी और 18 एकड़ सूखे अनइरीगेटेड इरीगेटेड, तो वो जो मतलब है उसके लिए अगर हुआ, उसमें कोई छेड़छाड़ हुई, किसान इसके लिए बहुत विरोध करेगा, जिसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि तहसील काशीपुर में भू कानून को लेके यहाँ पे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक बैठक की गई। इसमें किसान यूनियन की तरफ से, बार की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से और जो प्रॉपर्टी डेवलपर होते हैं, कॉलोनाइजर हैं, इस सबके साथ एक बैठक की गई। इसमें जो वर्तमान में हमारे लैंड रिलेटेड कानून है, जैसे जो हमारे वर्तमान में कानून चल रहे हैं, इसके लेके चर्चा की गई। इसमें और आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं, तो इसको लेके बहुत डिटेल में बैठक की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और दूसरे धर्मों के ऊपर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर इन दिनों देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अब समझ आ गया कि देश भर के लोग एकजुट हों और बांग्लादेश का कड़ा विरोध करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सभी प्लेटफॉर्म में बांग्लादेश का विरोध होगा, उसे सबक मिल पाएगा और वहां रह रहे अपने भाइयों की हिंसक घटनाओं से निजात मिल पाएगी। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर वहां के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खुलेआम उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मुझे लगता है
हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज चुप क्यों है? वो आगे क्यों नहीं आ रहा है? उसको आगे आना चाहिए। जो विभत्स कांड हो रहे हैं, ये इतनी घिनौनी हरकतें, जहां एक तरफ मातम करते हैं यहाँ के लोग अल्पसंख्यकों के ऊपर, जरा सा कुछ हो जाता है, जहां हजारों लोग मार दिए गए, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि लोगों को आगे आना चाहिए, भारत के लोगों को आगे आना चाहिए और देश की सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए और वो जो वहां हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उसे रोका जाए। और बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।